Yes, students, in the last class, in the last lecture, we were discussing about the Rutherford's model of atom and what is the experiment related to the Rutherford's model of atom. The experiment was alpha particles scattering experiment. ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किए गए, किस तरह का अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट भी देखा हमने और क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक पार्टिकल रिटर्न बैक होता है अपने पाथ पे, रीबाउंड होता है, वापिस आ जाता है। तो वो एक पार्टिकल वापिस आता है, उसी से ही रदरफोर्ड ने अंदाजा लगाया कि एटम में सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने बताया था। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर में, उसके सेंटर में। तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद बहुत सारा खाली स्पेस होगा, फ्री स्पेस होगा, फिर ऑर्बिट्स होंगी जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर ऑर्बिट्स होंगे जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स कैसा पास हो रहे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी स्कैटरिंग के। ओके, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से जाता है तो उस समय पर उसका डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन वो जब न्यूक्लियस के आसपास से जाएगा तो उस समय पर उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वो अपने पाथ से ज्यादा डेविएट होगा, स्कैटर होगा। ओके, ये मॉडल भी हमने देखा था। रदरफोर्ड ने फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर 4 रिजल्ट लिखे थे। वो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे कि ज्यादातर जो स्पेस होगा इन एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। सेकंड, हमने ये देखा था कि उसका जो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो मास होगा कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, वो सारा का सारा मास और चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एटम के सेंटर में, और उस सेंटर का नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वर्ड सबसे पहले रदरफोर्ड ने यूज किया था एटम के लिए, कि उसके सेंटर में एक सिस्टम होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत कम स्पेस में आ जाता है, ये बहुत छोटे से स्पेस में रहता है। जैसे हमने एक कंपैरिजन भी इसका देखा था कि अगर हम स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम के सेंटर में आपके पास एक निडल है, तो निडल की जो टिप होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, और पूरा जो स्टेडियम है, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी, वो स्टेडियम को दिखाएगी। तो इस तरह से ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, एटम की। तो दोनों में 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस होगा। अगर एटम की रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो 10 टू द पावर -15 मीटर होगी, उससे 1 लाख गुना छोटा होगा न्यूक्लियस। इसके बाद में थर्ड जो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑर्बिट में। थर्ड जो रिजल्ट था ये लिखा गया, और फोर्थ रिजल्ट क्या लिखा गया कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दैट द एटम एज अ सिस्टम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो पूरा एटम का ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया था, वो मॉडल हमने अच्छे से स्टडी किया, जिसमें हमने ये देखा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, इस तरह से रिवोल्यूशन कर रहा है। दिस इज द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ऑर्बिट। अच्छा, रदरफोर्ड ने ये एटम का मॉडल बनाया। तो अब देखो, कोई भी साइंटिस्ट कुछ अच्छा काम करता है ना, तो कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार ये डिस्कवरी तो मुझे करनी थी, इसने कैसे कर दी। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने ये देखा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया है उसमें क्या क्या कमियां होंगी, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया था किसका, एटम का, उसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब कि वो मॉडल किस तरह के फिनोमेना को, किस तरह की घटना को समझाने के काम में नहीं आ सकता, हम किस टाइप के फिनोमेना को इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इसकी क्या हो जाएगी, ड्रॉबैक हो जाएगी। तो मैक्सवेल का देखिए क्या क्वेश्चन था। उन्होंने बोला कि एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, मतलब कि लाइट निकलती है। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स है बहुत सारे, और ये एटम्स क्या कर रहे हैं, लाइट को रेडिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, उसी को लाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी होती है।
ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जीज होती हैं, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को लाइट बोला जाता है। तो एक एटम, ये मटेरियल हमें दिख रहा है, मतलब कि इसके जो एटम है, ये एटम क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आईज में जा रही हैं। हमारी आईज क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकती है। ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है, हमारी आईज उसको सेंस कर सकती हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं कि कहां से लाइट आ रही है, हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट कर सकता है। एनीवेज, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है। तो अच्छा, लाइट एनर्जी कौन रेडिएट करता है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही लाइट एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वही लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, रेडिएट करेंगे। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके बेसिस पे बोला जा रहा है? ये क्वेश्चन था किसका? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का। ये क्वेश्चन उन्होंने किस थ्योरी से रिलेटेड पूछा? उन्होंने बोला कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। So according to electromagnetic theory, an electron is responsible for the radiation of the electromagnetic waves, that is light. तो एक इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस होगा सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑर्बिट्स में। तो ये ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन ही लाइट एनर्जी को रेडिएट करता है, जिसकी वजह से हम इन सब्सटेंसेस को, मटेरियल को देख पाएंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यू कैन से दैट लाइट। इसने इस एनर्जी को रेडिएट किया। अगर ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस इसको खींचना शुरू कर देंगे अपनी तरफ। अभी भी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स तो लगा ही रहे हैं, लेकिन जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये किस तरफ चल पड़ेगा? तो ये न्यूक्लियस की तरफ चल पड़ेगा। जैसा कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टडी किया था कि सन और अर्थ के बीच में, या अर्थ और मून का हमने सिस्टम लिया, उनकी जो वेलोसिटीज है वो फिक्स है। उनकी वेलोसिटीज क्या है? फिक्स है। तो मून की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी आपने स्टडी किया होगा इसको, तो उसमें भी देखा होगा कि अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये मून क्या हो जाएगा? अर्थ से दूर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मून की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मून की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये मून किस तरफ आना शुरू हो जाएगा? मून धीरे धीरे अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है। क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? फिक्स है। एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रही है, ना एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऐसा ही इसमें भी होगा, ऐसा ही इसमें भी होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रही थी, ना डिक्रीज हो रही थी। उस समय पर ये रिवोल्यूशन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालेगा। अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकालेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। फिर इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? ये इस तरह का पाथ होगा। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ये स्पाइरल शेप में, ये ऐसा, इसका जो पाथ है वो स्पाइरल हो जाएगा। ऐसा घूमते घूमते लास्ट में ये किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट एनर्जी निकाल रहा है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है। ओके, तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का क्वेश्चन था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसको तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और पाथ छोटा होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, पाथ छोटा होता जाएगा। ऐसा करते करते लास्ट में जाकर के वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा।
और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो इसको क्या बोला गया, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये सबसे पहली ड्रॉबैक है। तो ये सबसे पहली ड्रॉबैक है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम भी जानते हैं ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। हमारे आसपास जो एटम्स हैं वो तो कई बिलियन ईयर से क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय थोड़ी ना हुए, खत्म थोड़ी ना हुए। तो ये एटम तो कैसे रहते हैं, स्टेबल एटम्स। ये एटम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टेबल एटम्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया भैया इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो कोई आंसर नहीं आया, तो इस वजह से इसको ड्रॉबैक में काउंट किया जाता है। इसका आंसर आपको मिलेगा नील्स बोर के मॉडल में। नील्स बोर जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट है, फिर वो आंसर करेंगे कि सर देखिए ऐसा ऐसा होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी हम प्रूव कर देंगे कि वो भी सही है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या बोली जाएगी, अब इसकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। अच्छा एक चीज और है, अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो लाइट के जो कलर्स हैं वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी तो एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो ये ऐसा स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है, लाइट एनर्जी। तो जब इसके पास ज्यादा एनर्जी थी तो ये हाई एनर्जी की वेव निकालेगा। हाई एनर्जी की वेव निकालेगा तो सबसे पहले वॉयलेट कलर आएगा, क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उस कलर की एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे एनर्जी को मैं ज्यादा बोल रहा हूं। इसके बाद में जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये जब ये न्यूक्लियस के पास आ चुका होगा, तो उस समय पर फिर ये इंडिगो कलर की लाइट निकालेगा, फिर ब्लू कलर की लाइट निकालेगा। तो ऐसा करते करते ये सब तरह के रेडिएशन करेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि अगर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ये सबसे पहले हाई एनर्जी के रेडिएशंस करेगा, फिर थोड़े कम एनर्जी के करेगा, फिर और कम एनर्जी के करेगा। तो ऐसा करते करते जब तक ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, जब तक ये न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, तब तक ये सब तरह के कलर्स को रेडिएट कर चुका होगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो 7 कलर्स का आना चाहिए था। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था इसको, ये मैंने आपको बताया था कि 7 कलर्स का जो बैंड होता है, 7 कलर्स, 4 कलर, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं इसके। तो 7 कलर्स का जो बैंड होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसके 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट को हम लोग एक प्रिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। एनीवेज, तो इसका जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा होना चाहिए था, इसका स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का नहीं होता। ये सिर्फ एक स्पेशल कलर, दो या एक या दो स्पेशल कलर्स को ही क्या करता है, रेडिएट करता है। ओके, तो ये ड्रॉबैक भी इसमें लिखी जा सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। अब इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, आप देख लीजिए क्या लिखा जाएगा। लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, according to the Maxwell's electromagnetic theory, comma, an accelerated charge, सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सिलरेटेड मोशन ही होता है। तो चार्ज जब ऑर्बिट के अंदर घूमेगा तो ऑलरेडी वो एक्सिलरेटेड मोशन ही कर रहा है। एन एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, एन एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ये एनर्जी रेडिएट करता है। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, so the revolving electron would lose energy, lose या loss भी लिख सकते हैं, loss energy
the loss of energy would decrease, the loss of energy would slow down the speed of electron, decrease भी लिख सकते हैं, would slow down the speed of electron okay, therefore the electron expected to move, therefore the electron is expected to move in a spiral fashion around the nucleus, in a spiral fashion around the nucleus. तो इसको किस तरह से जाना चाहिए न्यूक्लियस के चारों तरफ, स्पाइरल फैशन में, और फाइनली कहां गिर जाना चाहिए, एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, और फाइनली इसको कहां गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, does the atom will not be stable, however we know that the atoms are highly stable. Thus the atom will not be, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, the atom will not be stable, however जबकि हम लोग जानते हैं, however we know that the atoms are highly stable, the atoms are highly stable. तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी इसकी ड्रॉबैक में. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एन एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, एक एक्सीलरेटेड चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है. और ये आप मोशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसा मोशन होता है, वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है. स्पीड तो चेंज नहीं होती, फिर भी उसको क्या बोला जाता है, एक्सीलरेटेड मोशन बोला जाता है. तो इस तरह से, तो एक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेटेड चार्ज है, तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो रेडिएशन करेगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करेगा तो उस एनर्जी के लॉस के कारण उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. अगर एक्सीलरेटेड चार्ज एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन द स्पाइरल फैशन. तो इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको स्पाइरल फैशन में जाना चाहिए, एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करना चाहिए, किसके चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस, एंड फाइनली फोल्ड इन द न्यूक्लियस, और फाइनली उसको कहां गिर जाना चाहिए, फाइनली उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब जो एटम है वो तो स्टेबल नहीं होगा, फिर द एटम विल नॉट बी स्टेबल, जो एटम है वो स्टेबल नहीं होगा. हाउएवर जबकि हम जानते हैं, वी नो दैट द एटम्स आर हाईली स्टेबल, जो एटम्स हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं, इस पूरे कहानी का एक सार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता. दैट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, वो एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता रदरफोर्ड मॉडल. सो दिस इज द ड्रॉबैक. तो इस पूरी कहानी के लिए आप ये दो लाइनें भी लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या नहीं करेगा, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है.
सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक लिखते हैं हम, क्या है? Okay, the second drawback is the Rutherford model of atom also does not say anything about the distribution of electron around the nucleus. Second, it also does not explain about the distribution of electrons around the nucleus. सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल में। तो रदरफोर्ड इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये भी नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट होगी, सेकंड ऑर्बिट होगी, थर्ड ऑर्बिट होगी और कौन कौन सी ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखाया था और एक इलेक्ट्रॉन दिखाया था बस, बाकी तो हमने ऑर्बिट्स तो बनाई नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्बिट दिखाई थी। ओके, अब इनकी जो ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये जो एटॉमिक मॉडल है, इस एटॉमिक मॉडल की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कौन दूर करेंगे? नील्स बोर। तो नील्स बोर के मॉडल को स्टडी करते हैं, उसमें पता लगेगा कि रदरफोर्ड कौन कौन सी बातों को एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके,